Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज का जो अपना वीडियो होगा वो रिलेटेड होगा to the analysis of the poetry which is Sailing to Byzantium, which is written by W.B. Yeats. तो Sailing to Byzantium जो पर्टिकुलर पोइट्री है वो आपके जो पेपर सेकंड है ऑफ UPSC IAS मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल, तो उसके सेक्शन ए में ये पर्टिकुलर पोइट्री प्रेस्क्राइब्ड है। WB Yeats की जितनी भी पोइट्रीज़ हैं वो उसमें प्रेस्क्राइब्ड है। तो अभी तक मैंने अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 पोइट्रीज़ को अच्छे से डिटेल आउट कर दिया है, उनके टेक्स्ट के बारे में, एनालिसिसमेंट ऑफ द पोइट्रीज़ के बारे में। एंड आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ द एनालिसिस ऑफ द पोइट्री सेलिंग टू बाइजेंटियम। इसके टेक्स्ट के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल आउट किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्टिकुलर लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, आपको उस पर क्लिक करना और जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपके सामने होंगे। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आप अभी तक आपने सेलिंग टू बाइजेंटियम का टेक्स्ट डिटेलिंग नहीं देखी है, टेक्स्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, तो पहले आप अर्ली वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो के साथ मूव हो। So here I am moving ahead with the analysis of the poetry Sailing to Byzantium by William Butler Yeats. अब सबसे पहले एनालिसिस की बात आती है जो पोइट्री की, तो सबसे पहले मैं पोइट्री फॉर्म के बारे में बात करूँगी कि किस स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर पोइट्री लिखी हुई है। तो ये जो पोइट्री है द 4 स्टांजा पोइम, ये जो पोइट्री है डिवाइडेड है 4 स्टांजाज में। देयर आर 4 स्टांजाज इन द पोइट्री। ईच स्टांजा कंसिस्ट 8 लाइन और हर एक स्टांजा में 8 लाइन्स हैं, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? सो देयर आर 32 लाइन्स इनटू द पोइट्री एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज, और पोइट्री की जो राइम स्कीम है वो क्या है? ए बी ए बी ए बी सी सी। सो 2 ट्रायोज ऑफ ऑल्टरनेटिंग राइम फॉलोड बाय अ कपलेट। तो यहाँ पे ट्रायोज हैं, ऑल्टरनेट राइम स्कीम है और लास्ट में एक कपलेट है। ट्रायो है AB1, AB2, AB3, तो ऑल्टरनेट राइम स्कीम है इस ट्रायो में, और जो लास्ट वन है वो क्या है? कपलेट है। तो इस तरीके से ये फॉर्म हुआ। 4 स्टांजास की लाइन है, 8 लाइन्स कंसिस्ट है इन ईच स्टांजा, तो देर आर 32 लाइन्स। ऑलराइट, एंड राइम स्कीम मैंने आपको बता दी है। ट्रायो है जिसमें ऑल्टरनेट राइम स्कीम्स है और एक है कपलेट। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया पोइट्री का। अब कमेंट्री थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं ऑल अबाउट द पोइट्री कि एग्जैक्टली पोइट्री में क्या चीज़ है। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम इज वन ऑफ द Yeats' मोस्ट इंस्पायर्ड वर्क्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइम्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्रीज में से एक आती है सेलिंग टू बाइजेंटियम। ये लिखी कब गई थी? इन 1926 एंड इंक्लूडेड इन Yeats' ग्रेटेस्ट सिंगल एक्शन इन 1928 द टावर। तो ये जो पोइट्री है ये लिखी गई थी 1926 में और इसको 1928 में द टावर, जो कि कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज है WB Yeats का, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। सेलिंग टू बाइजेंटियम इज Yeats' डेफिनेटिव स्टेटमेंट अबाउट द agony ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज की जो अगोनी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। एंड द इमेजिनेटिव एंड स्पिरिचुअल वर्क रिक्वायर्ड टू रिमेन अ वाइटल इंडिविजुअल। तो जब ओल्ड एज की तरफ कोई भी पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग जब ओल्ड एज की तरफ मूव होता है, तो जो यंग वंस होते हैं वो उनसे अपने आप को ऑटोमेटिकली डिटैच कर लेता है और उसे स्पिरिचुअल पीस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उसे आगे जो भी उसकी लाइफ होती है उसको मूव ऑन करने के लिए स्पिरिचुअल जो पीस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी तरफ पॉइंट मूव होता है। फ्रॉम जब वो ओल्ड एज की तरफ मूव होता है तब उसे ये रिक्वायरमेंट होता है टू गेन द स्पिरिचुअल पीस। स्पिरिचुअल पीस के लिए व्हाट ही
डिसाइडेड टू डू, क्या डिसाइड करता है, जो यंग कंट्री है उसको छोड़ के जाता है वो, और बाइजेंटियम जो कि एक होली सिटी है, स्पिरिचुअल, जहाँ पे सेंट्स रहते हैं, सेजेस रहते हैं, जो उसकी जो सोल है उसको मास्टर करेंगे, उसको वो सारे सॉन्ग सिखाएंगे जो उसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरीके से जो सेलिंग टू बाइजेंटियम जो पोइट्री है वो एक स्टेटमेंट है अबाउट द गोनी ऑफ द ओल्ड एज and the imaginative and spiritual work required to remain a vital individual in the old age only. Next, Yeats' solution is to leave the country of the young and travel to Byzantium. Yeats क्या solution ढूंढता है इस चीज़ का कि ओल्ड एज की जो गोनी है उसको वैनिश करने के लिए क्या डिसाइड करता है, जो यंग कंट्री है उसको छोड़ के जाना, और ट्रैवलिंग करता है टुवर्ड्स बाइजेंटियम, where the sages in the city's famous gold mosaics could become the singing master of his soul. तो उसमें ये भी बताया गया है जो भी सेजेस है, जो भी सेंट्स है, जो कि पिक्चराइज हैं, जिनके पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं, जो भी गोल्डन बैकग्राउंड है एक मोज़ेक में जो भी एक चर्च के जैसा होता है, मैंने लास्ट अपने टेक्स्ट वाले वीडियो में आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी उससे रेलेवेंट। तो वहाँ के जो भी सेजेस है, सेंट्स है, वो उस गोल्ड मोज़ेक से बाहर आएंगे और उसके सोल को मास्टर करेंगे, उसे वो सारे गाने सिखाएंगे जो उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करें। ही होप्स द सेजेस विल अपीयर इन फायर एंड टेक हिम अवे फ्रॉम हिज बॉडी। वो होप करता है जो भी सेजेस है, वो सेंट्स हैं, वो उस गोल्डन मोज़ेक से बाहर आएंगे और उसकी सोल को अपने साथ में ले जाएंगे, ठीक है, into an existent outside time, where like a great work of art he could exist in the artifice of eternity. तो वो एक ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट के जैसे अपनी फर्दर जो भी लाइफ है उसको इजीली स्पेंड कर सकता है। तो इस तरीके से पॉइंट जो है अपनी अगोनाइज्ड जो एज है, ओल्ड एज है, उससे मूव होना चाहता है। In the astonishing final stanza of the poem, he declares that once he is out of his body, he will never again appear in the form of a natural thing. वो डिसाइड करता है कि एक बार उससे अगर ये नेचुरल जो भी स्फेयर्स है, नेचुरल जो भी चेन्स हैं, नेचुरल बीइंग्स की जो चेन्स हैं, उनसे अगर वो हट गया तो कभी भी नेचुरल थिंग्स में नहीं आएगा, एंड ही विल बिकम अ गोल्डन बर्ड, और वो क्या बन जाएगा, एक गोल्डन बर्ड बन जाएगा, सिटिंग ऑन अ गोल्डन ट्री, सिंगिंग ऑफ द पास्ट, present and all about the future. So this is what we call the commentary. तो मैंने ओवरव्यू बता दिया है यहाँ पे पोइट्री का कि किस तरीके से पोइट अपनी ओल्ड एज से अगोनाइज्ड हो जाता है, एंक्शस होता है। उस जो यंग कंट्री है, वहाँ के जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो कि ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम दी ओल्ड वंस, तो उसको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो वो अपनी यंग कंट्री को छोड़ के बाइजेंटियम जो कि एक होली सिटी है, होली कंट्री है, उसकी तरफ मूव होता है। वहाँ के जो भी सेंट्स हैं, वो सेजेस हैं, उनको वो रिकॉल करता है, उनको बुलाता है, बोलता है आप मेरी सोल को इंस्पायर करो, आप मेरी सोल को अपने साथ ले जाओ और एक ऐसा ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट मेरे थ्रू क्रिएट हो कि लोग फर्दर जो भी जनरेशन्स हो उसको याद रखे, इमॉर्टल हो जाए उस आर्टिफिस इटर्निटी से वो। एंड प्लस वो ये भी बोलता है कि जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, जो भी नेचुरल स्फेयर्स है, मैं इनमें वापस नहीं आना चाहता, मेरा री इनकारनेशन नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ माई री इनकारनेशन इन टू द नेचुरल बींग्स, नेचुरल थिंग्स, वो क्या बोलता है कि मैं एक ऐसा गोल्डन बर्ड बनना चाहता हूँ जो कि गोल्डन बो पे हमेशा बैठा रहे और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जो जितने भी लोग मेरे पास हैं उनको मैं बताता रहूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमेंट्री ऑफ द पोइट्री। अब अपन बात करेंगे ऑल अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस इन सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई है। तो सबसे पहली जो लिटरेरी डिवाइस है जो कि यूज़ की गई है, दैट इज़ असोनेंस। असोनेंस का मतलब क्या होता है? असोनेंस इज़ द रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड्स इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में वॉल साउंड्स का रिपीटेशन होना। वॉल्स क्या होता है आपके, जो कि वैसे तो अपन इन इंग्लिश देर आर ओनली 5 वॉल साउंड्स, बट अगर हिंदी वॉल साउंड्स की बात करें सो देर आर मोर देन 5, ठीक है। सो वॉल साउंड्स का जब रिपीटेशन होता है इन अ पर्टिकुलर लाइन तो उसको क्या बोलते हैं? असोनेंस बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है इस पोइट्री में, जैसे कि साउंड साउंड का रिपीटेशन बार बार, जैसे एन एज मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग, सो देर आर द रिपीटेशन ऑफ द वॉल साउंड an aged man is but a
paltry thing. So there is the repetition of sound into this particular poetry. तो ये क्या हो गया, assonance हो गया. दूसरी लाइन की बात करें, so there is the repetition of the sound o, that is my bodily form from any natural thing. So there are the repetition of the sound o, bodily, form o, from o. So there is the repetition of the sound o into this particular poetry. तो ये क्या हुआ, यहाँ पे literary device assonance का यूज हुआ है. ठीक है. So this one is our first literary device which is being used by the poet into this particular poetry, that is the sailing to Byzantium. अगली लिटरेरी टर्म जो लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ की गई है वो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन इन अ क्विक सक्सेशन. एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना एक ही लाइन में, और वो भी क्विक सक्सेशन के साथ, एक के बाद एक. ठीक है. तो यहाँ पे एलिट्रेशन कहाँ यूज़ किया गया इस पोइट्री में, जैसे साउंड ल, जैसे लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम. सो देयर आर द रिपीटेशन ऑफ द साउंड कॉन्सोनेंट हियर ल एंड ल. सो लॉर्ड्स एंड लेडीज. साउंड f in fish, flash or fall, command all summer long. So there is the repetition of the consonant sound f, fish, flash, fall. So this is what we call the alliteration. ये दूसरी literary device है जो कि यूज़ की गई है in the poetry sailing to Byzantium. नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है यूज़ की गई है वो है एंजाममेंट. एंजाममेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज thought in verse that does not come to an end at a line break. Instead it rolls over to the next line. So enjambment का मतलब क्या होता है, जब अब कोई भी एक ऐसा थॉट अगर किसी पोइट्री में रिवील हो रहा है और जो वो थॉट है वो कंटिन्यू चले जा रहा है, वहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है इन बिटवीन द लाइंस, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, एंजाममेंट बोलेंगे. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंड फासन टू अ डाइंग एनिमल, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है. इट नोज नॉट वॉट इट इज़, यहाँ पे कॉमा है, सेमीकोलन है. एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी, यहाँ पे फुल स्टॉप है. तो 3 लाइन कॉन्टिन्यू फ्लो के साथ यहाँ पे चल रही है और ये थॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. तो इसको क्या बोलेंगे, एंजाममेंट बोलेंगे. कोई भी ऐसा थॉट प्रोसेस जो कि कॉन्टिन्यू किसी लाइन में चलता रहता है विदाउट स्टॉप एनीवेयर. ठीक है, स्टॉप नहीं होता है, 2 लाइन में भी चल सकता है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी. ठीक है, तो ये जहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होता किसी लाइन में, 3 से 4 लाइन कंटिन्यू ओवरफ्लो के साथ चलती रहती हैं. ये हो गया एंजाममेंट. अनदर लिटरेरी डिवाइस इज इमेजरी. इमेजरी इज यूज्ड टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस. तो इमेजरी का मतलब क्या होता है, जब रीडर किसी भी चीज़ को परसीव करता है थ्रू दी 5 सेंसेस. तो अपने जो 5 सेंसेस हैं, अगर उसके थ्रू हम किसी भी पोइट्री को पढ़ के कुछ परसीव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं. जैसे इन वन अनदर्स आर्म्स, बर्ड्स इन द ट्रीज, ओ सेजर्स स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, सॉल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग. तो यहाँ पे एक इमेजरी क्रिएट की गई है जो हमारे सेंसेस को जिस इमेज या जिस पिक्चर को हमारे सेंसेस जो है परसीव कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं. तो यहाँ पे एक इमेज क्रिएट की गई है कि किस तरीके से जो यंगस्टर्स हैं दे आर लाइंग इनटू ईच अदर आर्म्स, एक दूसरे की बाहों में हैं, और जो बर्ड्स है ऑल अपॉन द ट्रीज वो अपना खुद का ही गाना गाए जा रहे हैं. सेकेंड लाइन जो है, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, तो जो बाइजेंटियम में पर्टिकुलर एक मोज़ेक बना हुआ है, वहाँ पे पोर्ट्रेट पिक्चर्स बनी हुई है, जो भी सेजेस हैं उन सेंट्स हैं उनके पिक्चर्स को यहाँ पे एज ए इमेजरी रिप्रेजेंट किया गया. हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, अपनी आंखें उस चीज़ को एग्जैक्टली परसीव कर सकती है. सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग. जो सोल्स हैं, आर सोल्स हैं, जब वो अपने ही हैंड से क्लैप करें एंड लाउडर विद अ लाउडर म्यूजिक विद अ लाउडर सिंग. तो इस तरीके से यहाँ पे इमेजेस क्रिएट की गई है जो कि हमारे 5 सेंसेस जिस चीज़ को परसीव कर सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर 3 इमेजरीज इन टू दिस पर्टिकुलर पोइट्री.
मेटाफर का कहाँ यूज़ किया गया है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच यूज फॉर एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होना ही क्या होता है? मेटाफर होता है। सिमिली और मेटाफर दो चीज़ें होती है। सिमिली का जब भी कंपैरिजन होता है तब यूज़ किया जाता है द वर्ड्स लाइक एज एंड लाइक। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम 3 मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं इस पर्टिकुलर पोइट्री में। सो पहला है टटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, अ टटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। तो यहाँ पे एक ओल्ड ह्यूमन बीइंग को एक टटर्ड कोट की तरह बताया गया है, जो कि हमेशा एक स्टिक पे टंगा हुआ रहता है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। पहला मेटाफर हो गया। दूसरा, एंड फासन टू अ डाइंग एनिमल, एंड फासन टू अ डाइंग एनिमल, सेकेंड मेटाफर हो गया। फॉर एवरी टेटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, फॉर एवरी टेटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। तो इस तरीके से ये 3 मेटाफर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। अनदर लिटरेरी डिवाइस, personification। personification क्या होता है? personification is to give human qualities to inanimate objects। कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जिसको ह्यूमन क्वालिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग। सोल जो है, यहाँ पे सोल को एज अ ह्यूमन बीइंग बताया गया है, जो कि क्या करती है? क्लैप करती है इन अ विद अ लाउडर म्यूजिक, विद अ लाउडर सॉन्ग। तो यहाँ पे सोल का जो सोल को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है। Here we have another literary device, that is oxymoron। oxymoron का मतलब क्या होता है? It is a figure of speech in which contradictory terms appear in conjunctions। दो कॉन्ट्रडिक्टरी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ प्रेजेंट करना, जैसे कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर। तो यहाँ पे सिक एंड डिज़ायर, दीज बोथ आर व्हाट? ऑक्सीमोरॉन्स। जहाँ पे दोनों कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस है बिटवीन द टू वर्ड्स, दैट इज सिक एंड डिज़ायर। तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना है किसी भी कंजक्शन में, विद कंजक्शन। ठीक है, सिक विद डिज़ायर, तो विद क्या है? इज अ कंजक्शन ओवर हेयर, एंड सिक एंड डिज़ायर इज ऑक्सीमोरॉन, जो कि दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द पोइट्री सेलिंग टू बाइजेंटियम, जिसमें मैंने आपको फॉर्म बता दिया है, कितनी लाइंस में है, क्या स्टांजाज हैं, राइम स्कीम के बारे में बताया आपको, कॉमेंट्री बताई गई है, पर्टिकुलर पोइट्री का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, प्लस जो जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई है, एलिट्रेशन, असोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन एंड लॉट मोर। तो मैंने सारा एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि इस पोइट्री में एग्जैक्टली क्या क्या है। सो थैंक you so much for watching this video, and don't forget to subscribe the channel, do like the video and press the bell icon to get the notification of our each video. And one more thing मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी, जो भी फेसबुक पेज है हमारा उसको फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, टेलीग्राम लिंक को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो उसे भी फॉलो करिए। तो जो भी आपकी एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंट, आपको उनकी भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।